जब मोदी जी ये कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, ये 10 साल बाद कहने की ज़रूरत या अब ये बातें जो सामने आ रही हैं वो क्या 24 के नतीजों के बाद आई हैं? हिंदू आज एक है तो सेफ है, ये कोई गलत तो नहीं है। कोई मुसलमान की जुबान नहीं खुल रही है कि ओवैसी गलत बोल रहे हैं, कोई मुसलमान की जुबान नहीं खुल रही है कि तौकी रजा गलत है, मदनी गलत है, ये आदिब। इस पर राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुलती है? राहुल क्या कर रहे हैं? लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, मुसलमान को जाति में नहीं बांटते। लेकिन यही बंटोगे तो कटोगे वाले बयान के ऊपर अगर आपको याद हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो टेररिस्ट तक बोल दिया योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये किसी योगी की भाषा ही नहीं हो सकती है, वो तो मठ के योगी है नहीं। ये योगी को जानते ही नहीं, परशुराम का नाम उन्होंने नहीं सुना होगा। ये भारत वो भारत नहीं है जो नेहरू और गांधी का भारत होता था। राहुल गांधी का अगर कभी आपने ट्वीट देखा हो, वो हर दूसरे या तीसरे ट्वीट में मोदी जी का नाम लेते हैं। उनको तो मोदी फोबिया हो गया है। देश का दुर्भाग्य है कि विदेश में जाके कोई एलओपी अपने देश को गाली दे, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। राहुल गांधी पर तो मेरा आरोप है ये देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के हेड हैं। अखिलेश यादव तो संविधान के विरुद्ध की बात करते हैं। वो जो उनका डीएनए है वो हिंदू विरोधी है डीएनए। उनके पिताजी थे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई। इनको तो असल नजर आता है मस्जिद, इसके सिवा इनको कोई नजर नहीं आता है। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अच्छा, आज के इस पॉडकास्ट के सफर में आप वो जो कुर्सी की पेटियां हवाई जहाज टेक ऑफ करते ही खोल देते हैं ना, उसकी इजाजत नहीं है। आज कसकर बांध कर रखनी है क्योंकि हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनके बयानों से अक्सर ही टर्बुलेंस आते रहते हैं, विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये आज का जो नियम है उसे आपको पालन जरूर करना है। और चलिए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं सनातन का झंडा बुलंद करने वाले, बिहार से ताल्लुक रखने वाले और केंद्रीय सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में ही सबसे पहले मैं धन्यवाद भी आपको दूं कि आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। दिल्ली में आपसे चर्चा मैं कर रही हूँ, हम आपके मंत्रालय में हैं। मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ मेरी दिल्ली के लिए, लेकिन इसी दिल्ली में, इसी मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर तालकटोरा स्टेडियम में जब सारे मुस्लिम लीडर इकट्ठा होते हैं तो वो कहते हैं एहसान मानिए हमारे ऊपर जो 47 में हमने जिन्ना का साथ नहीं दिया। अगर दिया होता तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक होता। ऐसे बयान इधर कुछ दशक से आना शुरू हुआ है। काश ये बाबा साहेब अंबेडकर की बात उस समय नेहरू मान लिए होते कि बंटवारे में टोटल पॉपुलेशन, बाबा साहेब ने कहा था कि ये ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन नेहरू ने और हुक्मरानों ने उस समय बाबा साहेब की बात नहीं मानी। अब बाबा साहेब अंबेडकर ने आगे ये भी कहा अगर ये नहीं होगा तो भारत में कभी सामाजिक समरसता पूर्ण नहीं रहेगी। उसी का दुष्परिणाम है कि आज नए जिन्ना आवाज दे रहे हैं। अरे फक्र मानो, शुक्र अदा करो हमारे पूर्वजों का जिनसे ये भूल हुई, नहीं तो यहाँ क्या कहीं नहीं दिखाई देते। ठीक बात है, लेकिन यही विपक्ष है। इंडिया अलायंस के बहुत से नेता हैं जो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। दूसरा दुर्भाग्य है इस देश का
कि लोकतंत्र के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की प्राथमिकता देश द्वितीय स्थान पर। आज कांग्रेस सहित आप याद कीजिए, अभी गठबंधन को क्यों याद करती है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था? भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सोच वोट का सोच है, और ये वोट का सोच आने वाले दिन आज आरक्षण को माना है। चाहे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आरक्षण दे रही हो, चाहे महाराष्ट्र में नाना पटोले ने उलवा की सारे मांगों को स्वीकारा है अभी, जिसमें हर मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देने का है, आरक्षण देने का है। क्या नहीं है? लग रहा है कि भारत को मुसलमानों के आगे गिरवी रख देना है। ये वोट के सौदागरों के कारण ये दुर्दशा है। और इंडी गठबंधन वोट के लिए चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी बिहार में हो, और कांग्रेस तो है ही, इन सबों को वोट चाहिए, देश नहीं चाहिए। नए नए जिन्ना की अभी आपने बात की कि ये नए नए जिन्ना पैदा हुए हैं, तो नेताओं में बड़े चेहरे में है ऐसे जिन्ना, आपको लगता है? सभी बड़े चेहरे ही हैं। मदनी को देखें, वो कहते हैं 5 लाख लोगों से मैं रोड पर आ जाऊंगा। उधर तौकी रजा कहते हैं कि मैं घेर लूंगा दिल्ली को। ओवैसी के छोटे राजा कहते हैं 15 मिनट का समय दे दो। तो किसको किसको गिनाऊं? आज ये सारे लोग भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को चेतावनी नहीं दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और कांग्रेस इसको गृह युद्ध में परिवर्तित करने की योजना बना ली है। चैलेंज की जब आपने बात कही है तो चैलेंज से मुझे याद आया कि आपने तो कई लोगों को एक साथ चैलेंज किया है, और ये जो चैलेंज है इसमें आपने बहुत सारे जिहाद की बात की है। मतलब अभी तो ट्रेंड में लव जिहाद ही है, लेकिन आपने शिक्षा जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सबको एक साथ चैलेंज किया। चैलेंज नहीं किया हूं, वास्तविकता है। ये देश के अंदर हो क्या रहा है। और अभी आज झारखंड में चुनाव हो रहा है, शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। हमारे एक स्कूल में, मेरी ही कंस्टिट्यूंसी में, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि हनुमान जी नमाज पढ़ते थे। तो शिक्षा जिहाद नहीं हुआ क्या? टीचर है मुस्लिम, तो पहले तो लव जिहाद था। लव जिहाद बड़ी तेजी से चल रहा है पूरे देश में। केरल में तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ही केस किया था। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, शिक्षा जिहाद, ये जिहाद के रूप में ही चल रहा है। ये समाजवादी पार्टी में शायद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता की बेटी, उन्होंने वोट जिहाद की बात की थी उत्तर प्रदेश में, अभी अभी पार्लियामेंट के समय। तो ये देश के सामने फिर से गजवाए हिंद, यानी यहां मुस्लिम शरिया कानून हो, इसकी पूरी, और मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जहां इनकी आबादी 5% होता, वहां ये चाचा काका दादा के रिश्ते रखते। 10% होता, इनकी आवाज़ इधर उधर छटकने भटकने लगती। और 10 से ऊपर होते तो फिर जो हो रहा है वो होना शुरू होता। आज क्या कारण है? जहां भारत में 99% हिंदू है,
या गैर मुस्लिम है, 1% मुसलमान है, वो सुरक्षित है। लेकिन जहां 40% और 50% मुस्लिम हो गए, वहां सामाजिक समरसता क्यों नहीं बन पा रहा है? आज तो बाबा साहेब अंबेडकर सत्य दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको कोई अध्ययन तो करे, जो भारत के विभाजन पर उनकी किताब है, उसको अध्ययन तो करे। उसमें उन्होंने सारी बातों को लिखा है। जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर का नाम ले ले करके सारे कुकर्म कर रहे हैं, वो तो कम से कम बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़े। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता नहीं बन पाएगी, और आज हो रहा है। अब तो देश के लगभग 308 जिले हैं जहां जिला हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, नगर परिषद हेडक्वार्टर 25% से अधिक आबादी है। आज भी अल्पसंख्यक है। हमने 70 साल से ऊपर हो गए, 77 साल हो गए, कभी किसी गांव में किसी हिंदू ने किसी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि आप इसका जवाब दो। मेरा दोष क्या था? मेरा दोस्त मेरे पूर्वजों का दोस्त था कि बंटवारे के बाद भी आपने रहने की बात की और आप रहे, चाहे जो करे। तो 77 साल में हमने कभी पत्थर नहीं फेंका। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कर रहे हो कि तजिया पर हम पत्थर नहीं फेंके। आप मेरे हनुमान जयंती, रामनवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा अभी देखिए बंगाल में किसका किसका गिनाऊं। आप तलवार चला रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, गोलियां चला रहे हो। तो आखिर कौन कर रहा है? हमारी सब्र की परीक्षा कब तक ले रहे हो? ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब तो हमारे बच्चे तो कभी इन चीजों में नहीं रहा। हिंदू ने कभी दंगे नहीं किए। आप लेकिन जब दंगों की बात करते हैं, जब जिहाद की बात करते हैं, 10 साल से आपकी सरकार का शासन है, तो ये कहीं मन में नहीं लगता कि 10 साल से आपके शासन में भी अगर हिंदुओं की यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, या लैंड जिहाद इस देश में है, या लव जिहाद हो रहा है, तो लोग या विपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि फिर तो ये सरकार की ही नाकामी है। सरकार की नाकामी नहीं होती है। अब झारखंड की सरकार और बंगाल की सरकार रेड कारपेट रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशी के लिए बैठावे, तो केंद्र सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है कि राज्य का होता है? और जो लोग मोदी जी को और अमित शाह जी को टारगेट करते हैं उनके आने से, मैं उनसे पूछता हूं कि डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ, मोदी जी कहां थे? पैदा भी नहीं लिए थे। 1921 में राजपाल महाशय की हत्या हुई एक किताब को लेकर के, उस समय कहां थे? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1921 और 26 के बीच में। ये हत्याएं जो हुई उस समय तो मोदी जी कहीं थे ही नहीं, अमित शाह। जो लोग समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको इतिहास के पन्नों को भी देखना चाहिए कि 1946 हो या 1926 हो या 1921 हो, ये इनके इतिहास के पन्नों में यही दिखता है। और बाबा साहेब को पढ़ने के बाद यही मेरे समझ में आया है कि इनके स्वभाव में है और इनका मकसद है भारत में गजवाए हिंद लाना। ट्विटर पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं गिरिराज जी। राहुल गांधी का अगर कभी आपने ट्वीट देखा हो, वो हर दूसरे या तीसरे ट्वीट में मोदी जी का नाम लेते हैं। उनको तो मोदी फोबिया हो गया है। अच्छा। हाँ, वो रात में भी उनको नींद नहीं आती है। उनको लगता है कि ये
नेहरू गांधी खानदान के लिए ही ये प्राइम मिनिस्टर पद बना है। और ये एक चाय बेचने वाला का बेटा ये कहां से आ गया? ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, इसीलिए ये हर वो रास्ते अपना रहे हैं जो आज एक एलओपी होकर के जिन रास्तों को उन्होंने अपनाया है, जिन शब्दों को अपनाया है, शायद देश का दुर्भाग्य है कि विदेश में जाके कोई एलओपी अपने देश को गाली दे। ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। राहुल गांधी पर तो मेरा आरोप है ये देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, और गृह युद्ध करा करके पता नहीं, इनको तो स्थान है कहीं ननिहाल भी चले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए उनको देश से वो प्रेम नहीं है। शायद मेरी बात को लोग हजम नहीं करेंगे, लेकिन समय इसका भी उत्तर देगा। आखिर क्या कारण है कि आतंकवाद पर भी इनकी जुबान नहीं खुलती, पत्थरबाज पर भी इनकी जुबान नहीं खुलती, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते। मोदी जी को आप गाली दें, भरपेट गाली दें, झूठा ही गाल रहे, आप दिन भर गाली दें, रात को उठते सवेरे से लेकर शाम तक गाली देते रहिए, लेकिन देश के जवानों के ऊपर, देश के ऊपर जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तब तो आज देश को भी प्रश्न लगेगा कि नहीं लगेगा। प्रश्न आज क्या कारण है? कश्मीर में इन्होंने 370 धारा सदन में तो जो था सो किए, लेकिन हाउस में क्या किए? हाउस में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को असेंबली में साथ दिया। ये हर वो काम कर रहे हैं जिसमें भारत तबाह और बर्बाद हो, लेकिन भूले नहीं, ये भारत वो भारत है नहीं है जो नेहरू और गांधी का भारत होता था। ये भारत हिंदुस्तान का भारत है, इसलिए बदला हुआ भारत है। अब भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। राहुल गांधी के लिए एक चीज और आपने कही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के वो हेड हैं। अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इंडी अलायंस आप लोग कहते हैं, तो इंडिया गठबंधन में इतने लीडर हैं, उसमें राहुल गांधी हेड क्यों लगे आपको? क्योंकि राहुल अपने को अपोजिशन का नेतृत्व करता है, भी एलओपी हैं, एक साथ कहीं नहीं। ये मोदी विरोधी एक इकट्ठे हुए हैं, आइडियोलॉजिकल इकट्ठे नहीं है। आज बाय इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी ने एक सीट नहीं दिया, फिर भी आज ममता बनर्जी के साथ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में अगर हिंदुओं पे प्रहार हो मुसलमानों के द्वारा, तो राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुलती है? तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड कौन होगा? जेएनयू में अफजल मैं शर्मिंदा हूं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो आखिर वहां ये खड़े होते हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड कौन होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के हेड हैं, और ये कभी भी अपने आप को देश के साथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल ये भी मन में आता है कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, ये 10 साल बाद कहने की जरूरत, या अब ये बातें जो सामने आ रही हैं वो क्या 24 के नतीजों के बाद आई हैं? परिस्थितियां बता रहा है। अगर हम आज देखिए
बांग्लादेश में जो हुआ, लास्ट में ढाका में हिंदुओं ने रैलियां निकाली अपने जान बचाने के लिए। तो जब वो एक हुए तो पूरी दुनिया की नजर गई। राहुल क्या कर रहे हैं? लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। मुसलमान को जाति में नहीं बांटते, जबकि पूरी जिंदगी नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सबने पिछड़ों का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब लग रहा है कि मुसलमानों का साइजेबल वोट है, हिंदुओं को तोड़ो और फिर राज करो। ये फार्मूला उनके दिमाग में है। तो आखिर देश के सामने जो बहुमत वाली जमात है, जिसे हिंदू आप कहते हैं, हिंदू आज एक है तो सेफ है। ये कोई गलत तो नहीं है। आज एक होने के बाद हम सेफ होते हैं। जब हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ते हैं तो कटने के लिए तैयार रहते हैं। और ये आज देखिए, कोई मुसलमान की जुबान नहीं खुल रही है कि ओवैसी गलत बोल रहे हैं। कोई मुसलमान की जुबान नहीं खुल रही है कि तौकी रजा गलत है, मदनी गलत है, आदवी आबादी जो भी नाम इनका है, राज्यसभा क्या नाम है अभी जो बोले हैं कि लखनऊ आदिब, हाँ। ये आदिब, हाँ। इस पर राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुलती है? तब तो हमें कहना पड़ेगा ना। अब देश में समय और परिस्थिति आ गया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन यही बटोगे तो कटोगे वाले बयान के ऊपर अगर आपको याद हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो टेररिस्ट तक बोल दिया योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये किसी योगी की भाषा ही नहीं हो सकती है, वो तो मठ के योगी है नहीं। ये योगी को जानते ही नहीं, परशुराम का नाम उन्होंने नहीं सुना होगा। आज जितने मेरे संत रहे हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात चर्चा की है। इसलिए अस्त्र शस्त्र और शास्त्र हमारे पूरे, आप दुर्गा को देखें, आप काली को देखें, आप राम को देखें, राम सबसे बड़े मर्यादा पुरुष, लेकिन तीर धनुष के बगैर वो जंगल नहीं गए और राक्षसों को मारा। तो आज जो राक्षस हैं, हम मारने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं राक्षसों से बचो, एक रहो, नहीं तो कटोगे। यही तो जोगी कर रहे हैं। जोगी तो न तीर उठा रहे हैं, न परशुराम का फरसा उठा रहे हैं। समय तो आ गया कि राम का अनुकरण करें, कृष्ण का अनुकरण करें, समय आ गया है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब आप कहते हैं कि दुर्गा जी के पास तलवार रहती है, शिव जी के पास त्रिशूल है, तो इसको घर में रखो भी, इसकी पूजा भी करो और समय आने पर अपनी हिफाजत भी करो। यही वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, हिफाजत करना हमारी, देश के नागरिकों की तो पुलिस की, सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्यों फरसा रखें, हम क्यों त्रिशूल रखें? अरे भाई, हम पूजने की बात, जब हम किसी की पूजा करते हैं वो हमारी रक्षा करता है। और हमारे यहाँ तो खंभ में भी भगवान आए हैं। इस त्रिशूल तो भगवान का एक, हम त्रिशूल को भी पूजते हैं। और जब रखेंगे, पूजा करेंगे, तो उसमें भगवान हमारे मिलेंगे। और धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगी। हम तो यही करते हैं। तलवार को पूजो, त्रिशूल को पूजो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। अच्छा, ये पहले के हथियार थे क्या, त्रिशूल, तलवार? अब नया हथियार बुलडोजर आया है सरकार के पास। वो कहते हैं एक तरफा चलता है बुलडोजर। ये कानून अपना काम करता है, कानून के अनुसार करता है। अब मैं ना राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन आज बुलडोजर, देश क्या दुनिया में बुलडोजर अब लोग अनुकरण करने लगे हैं। मैंने दुनिया के कई देशों में बुलडोजर की चर्चा देखा। इसलिए बुलडोजर अब कानून
को ठीक करने का एक प्रतीक सा बनते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसके ऊपर आज रोक लगाई है। उसने कहा है जो दोषी है, अगर है भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है घर वालों को तो हम छोड़ दें, लेकिन अगर दोषी है आप तब भी उसकी मकान, दुकान या उसकी जमीन पर बुलडोजर नहीं चला सकते। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। आगे कानून तय करेगा दोषी, और उसको बुलडोजर होना चाहिए, बुलडोजर से उनका मकान ढहना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, आगे कानून अपना देखेगा, लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अच्छा, जब हम हवाई सफ़र पर होते हैं गिरिराज जी, तो वो बीच में जब आसमान में प्लेन होता है ना, तो रिफ्रेशमेंट आता है, कुछ खाने पीने का सामान आता है, तो उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि समोसा, जलेबी आपको पसंद है? देखिए, समोसा और जलेबी, दो जलेबी की फैक्ट्री लगाते लगाते अहंकार में जब आदमी होता है ना, जमीनी हकीकत नहीं मालूम होती है। मैं आज भी कह रहा हूं, राहुल गांधी को जो लिख के देता है बेचारे वो पढ़ते हैं। अगर उनको ज्ञान होता तो कभी बोलते कि जलेबी की फैक्ट्री लगेगी। मैं आज भी कहता हूं कि राहुल गांधी को भारत के दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। अगर उनको फसल दे दे, खेत में पूछ दे कि गेहूं किसको कहते या जौ किसको कहते, पहचान अब भी नहीं पहचान पाएंगे। बात बछड़े और बछिया अगर झुंड में रहे तो राहुल गांधी पहचान नहीं पाएंगे। राहुल गांधी पहचान नहीं पाएंगे कि आज भले शिमला मिर्च लाल पीला होता है, लेकिन मिर्चा खेत में लाल होता है कि हरा होता है। जिस आदमी को दशा और दिशा नहीं मालूम हो, क्योंकि ललबबुआ है, ये बड़े बाप के बेटे हैं, चम्मच, सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं। ये गरीबी सीखने जाते हैं कलावती दीदी के घर में, जिनकी गरीबी नहीं मिटा पाए। ये देखने जाते हैं कुलियों को माथा पे उठा के वजन होता है। ये गरीबी देखने जाते हैं, तबाही देखने जाते हैं ट्रक ड्राइवर ट्रक पर चढ़ करके। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसने गरीबी में पैदा लिया, गरीबी में जिया, गरीबी जानता है, चाय किस बेचना किसको कहते हैं, चाय क्यों बेचना पड़ता है, माँ क्यों दूसरों के घर में काम करती है, तो वही जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। इसलिए राहुल गांधी बड़े बाप के बेटे हैं। अच्छा, कुछ आपके शब्द ऐसे होते हैं ना जो मुझे लगता है एक खास वर्ग ही समझ पाएगा। जैसे मैं पढ़ रही थी तो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल थेथर हैं और वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो ये थेथर क्या होता है? थेथर को परिभाषित करना बड़ी मुश्किल है। थेथर वो होता है, आगे चल के लोग अरविंद केजरीवाल को ही देगा कि ये अरविंद केजरीवाल है, जो बार बार उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़े। 50 करोड़ का घर में परिवर्तन करे और कहे कट्टर ईमानदार है, बार बार कहे कि मैं ईमानदार हूं, तो थेथर ही तो हुआ। तो थेथर की परिभाषा के रूप में अब केजरीवाल को ही लोग लेंगे। एक आखिरी सवाल कि विपक्ष का कोई नेता ऐसा आज के समय में है जिसे आप पसंद करते हैं? समाज में कई लोग हैं जो आपको नहीं पता है, विपक्ष में ही काम करते हैं, और विपक्ष और पक्ष एक सामाजिक अवधारणा है। लोकतंत्र की खासियत यही था कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होकर के, और जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उस समय भारत के हित के लिए काम कर रहे थे। तो विपक्ष इसको कहते हैं। विपक्ष जब जाते हो संयुक्त राष्ट्र संघ में विपक्ष की भूमिका में, तो देश की बात करते हो। तो विपक्ष का चरित्र ये नहीं होता है कि मुझे विरोध करना है। विपक्ष में भी चंद्रशेखर जी थे, विपक्ष की राजनीति जिंदगी भर किया।
लोहिया जी थे, विपक्ष की राजनीति किया। अब मैं मानूं अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, जिनके जेहन में केवल विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, तो विपक्ष क्या मानो। अखिलेश यादव का चूंकि आपने ही जिक्र कर दिया, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए की। अखिलेश यादव तो संविधान के विरुद्ध की बात करते हैं। पीडीए को उन्होंने परिभाषित किया है, और अखिलेश यादव जिस ढंग से काम कर रहे हैं, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, और संविधान के विरोध में काम करने वाले लोगों का चेहरा, क्योंकि वो जो उनका डीएनए है वो हिंदू विरोधी है डीएनए। उनके पिताजी थे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई, अब इनको पीडीए नजर आ रहा है। इनको तो असल नजर आता है मस्जिद, इसके सिवा इनको कोई नजर नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरू में ही मैंने कहा था कि बयानों से जिनके तूफान आ जाता है, टर्बुलेंस आ जाता है, तो ऐसा ही आज का भी मुझे लगता है ये इंटरव्यू रहा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद ये बयान पसंद ना आए, लेकिन इन्हीं बयानों के लिए गिरिराज जी फेमस भी रहे। शुक्रिया।